कल घर जाके आपने कुछ पढ़ा? बस देखा ही और हासा निकल गया जी। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, आपने मुझे कुछ याद कराना है। एक हफ्ता पहले हमने कहा था कि इस हफ्ते हम देखते हैं। ठीक है, तो आज तीसरा दिन है ना देखने वाला। तीसरा दिन है। हाँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली आपको आगे कुर्सियों वाला कमरा मिल जाएगा, वो वाला मामला। याद किया मैंने, पहले भी याद कर ली। पहली और क्या चीज़ है याद करने वाली? हाईटी। हाँ, हाईटी बेचारी फंस गई है, वो दिल में है। लेकिन मसला ये है कि जब ये क्लास जो 3 दिन होती है ना, जब इसके बीच में हाईटी याद आती है तो मेरी कोशिश होती है कि हम पढ़ाई की तरफ जाएं, तो वो जो है वो फिर मैंने पढ़ाई वो किया, मैंने कहा अभी करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इस आप लोग जो है ना, जो वो लोग वो नुमाइंदे हैं उस चीज़ के, मंडे को एक डेलीगेट बनाएं 5-6 बंदों का जो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी हाईटी हमारी अभी वो फंसी हुई थी। 5:15 बजे एक दफ़ा आके वहाँ नीचे ऑफिस में बैठ जाएं और फिर उस दिन डन करके उठें। इस मंडे को तकरीबन नहीं 5:15 क्यों, 4:30 से 5:30 तो, और 6:15 आप नहीं आ सकते, 5:45 मंडे को आके वहाँ पे बैठें और मुझे कहें कि सर जी बताएं क्या किया है ये। उस दिन की अफ्तारी तो ज़ाहिर है आपकी थोड़ी इमरजेंसी में ख़राब हो जाएगी, लेकिन उस दिन हम बैठ के कोई वर्किंग ज़रूर कर सकेंगे। असल में ना इस वक्त वो दिन टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फंसे हुए हैं, और ऊपर से आगे आप लोगों ने जो है वो आपकी इबादतों में खलल भी नहीं डालना कि अफ्तारी करते करते जो है वो आप लोगों की तरावी ना मिस हो जाए। ठीक है जी, आपने एक आध दिन आपने कहा हम इस तरह से निकाल लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें हमें प्लानिंग का टाइम नहीं ना मिल रहा, अब आप क्लास के टाइम के अंदर प्लानिंग करवाते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। एक काम करते हैं आज 4:30 बजे उन लोगों में से कुछ लोगों को इकट्ठा करके बैठ के को प्लानिंग कर लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि 4:30 से 4:45 के दरमियान मेरे पास एक खूबसूरत 15 मिनट का ऐसा टाइम है जिसमें मैं और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आज। तो ठीक 4:30 बजे ऑडिट की क्लास के बाद, और मेरी आगे SPM की नहीं, आगे कॉर्पोरेट लॉ की क्लास से पहले 15 मिनट का हमारे पास खूबसूरत टाइम है, उसमें प्लानिंग कर लेंगे। क्लास के टाइम पे करते हैं तो बाकी बच्चे नंबर 1 इसलिए कि वो पढ़ना चाहते हैं वो तंग होते हैं, और नंबर 2 क्योंकि वो उस हाईटी का हिस्सा नहीं है वो इसलिए भी तंग होते हैं। तो इसलिए किसी के जज्बात को मजरूह करना मुनासिब नहीं है। तो आज आपने 4:30 बजे जो है ना कम से कम अपने साथ को 4-5 हम नवा इकट्ठे करने हैं ताकि हम फिर बैठ के उसको प्लान कर लें, लेकिन नॉट इन द क्लास। ठीक है, क्लास से निकल के किसी अदर दिन क्लास वाली जगह पे जाके लें जी। तो ये भाई ने तो 2 बातें याद कराई। एक वो जो आप लोग वो आपकी तो पहली क्लास ही यहीं हुई थी, तो आप लोगों ने तो कभी भी ऑफेंडेड फील नहीं किया इन बेंचों पे। ठीक है जी, उन्होंने कहा वो असल में वो खुली कुर्सी की वजह से उसकी आदत पड़ गई, और उसके बाद जो है ना ये जो पढ़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं बेंच जिस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं देना होता, हमने एक प्रॉपर एक पढ़ने वाला पोस्चर देना होता है, तो बच्चे इस पे ज़रा थोड़े से परेशान से हैं। तो उसके लिए फिर जो है मैंने कहा था कि ये हफ़्ता गुजर जाए, एक दफ़ा ज़रा फीडबैक वगैरह आ जाए, मैं थोड़े से रूम प्लानिंग को इस तरह से देख लूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी और कमरे में जहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, असल में ये क्लास इतनी बड़ी नहीं है कि इसको हम पीछे लेके जाएँ, तो वो जो पीछे वाला हॉल है तो उसमें नीचे एक रूम कहीं ना कहीं हमारी क्लास की स्ट्रेंथ के करीब का है, बस उसको थोड़ा सा प्लान करेंगे और वहाँ वाले मौजूद जो वो टीचर्स हैं उनका देख लेंगे कि वो कौन से रूम में अगर एडजस्ट हो सकते हैं। तो कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट आपका जो क्लास हो वो कुर्सियों वाले कमरे में हो, ताकि आप लोगों को जो है ना वो टांग पे टांग रखने वाला जो फीचर आपका जो मिस हो रहा है, और वो जो ईजी हो के इस पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि पढ़ने के लिए ये ज़्यादा अच्छा माहौल है। इसमें एक्टिव रहता है बंदा, फ्रेश रहता है और सारा कुछ है। वो कुर्सी में तो वो धंसता ही चला जाता है जी। ठीक है, इन्होंने कहा इन बेंचों को खुला करवा दें। असल में खुला करने का मतलब है कि आपकी मेज़ आपसे मज़ीद फासले पे। ठीक है, भाई की फरमाइश है, उन्होंने कहा बैग थोड़ी सी रिक्लाइन हो,
सीट थोड़ी सी वाइड हो, मतलब मुझे तकरीबन सिनेमा वाली फील आना शुरू हो गई कि जिसमें आप कमर को रिक्लाइन करते हैं, नीचे वाली बेस आगे की तरफ जा रही होती है और थोड़ी देर बाद जो है आप पॉपकॉर्न खाते खाते बीच में सो जाते हैं। तो भाईजान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पढ़ने वाला माहौल, आप लोग कौन से यशियों में पड़ गए हैं। ठीक है जी। और मतलब हम लोग तो फिर बहुत ख्याल करते हैं, हमें जो बेंच मिले थे ये आधी कमर वाले मिले थे और हमें वो हुआ कि यार इतनी छोटी कमर नहीं होनी चाहिए, हमने इसकी कमर को अपनी तरफ से ऊपर किया। लेकिन बहरहाल ठीक है, जाहिर है हर किसी की अपनी अपनी कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर का बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, हमने उस चीज़ का एहतराम करना है। तो इससे पहले कि आप इन बेंचों का स्ट्रक्चर बदलवा दें, उससे बेहतर है कि हम किसी कुर्सियों वाले कमरे में जो है वो आप लोगों को नीचे जो रूम है ना, इसके नीचे वो बड़ा मज़े का है, रूम 3। और हमारी क्लास है तकरीबन ये 80 बच्चों की, मतलब 80-82 की इसमें वो है एनरोलमेंट है। तो औसतन 25, 30, 20 बच्चे गायब हो जाते हैं, तो नीचे 60-70 वाला कमरा है, उसमें बड़े आराम से आप आ जाएंगे। डन है। बस वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मज़ीद वो करना पड़ेगा ना, टाइम टेबल के साथ खेलना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी वहाँ क्लास करा रहे हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा कि वो अपनी क्लास को लेके कहाँ जाएँ, क्योंकि ये क्लास वहाँ जा सकती है, वहाँ अगर क्लास एक चल रही है जिसमें कम बच्चे हैं तो वो बड़े कमरे में नहीं आ सकती। और फिर उन बच्चों का क्या कसूर, क्या उनको रिक्लाइनर सीट नहीं चाहिए जी। असल में इस टाइम पे एक पीपीई चल रहा है नीचे वाले कमरे में। सर अदील जिस टाइम पे इसी क्लास के पैरेलल करा रहे होते हैं फर्स्ट 3 डेज़ में एमएफए, तो लास्ट 3 डेज़ में इसी टाइम पे उसी कमरे में वहाँ प्रेजेंटेशन वाला कोर्स हो रहा होता है। वो उसमें कम बच्चे होते हैं, 30 से ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकते उसमें रूल्स के मुताबिक। तो वो वाला फिर देखना पड़ेगा कि उसके किसी और रूम में लोकेशन बन सकती है, अगर बन जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम उस रूम में चले जाएंगे। उस कमरे में लास्ट वाली रो में आर्म्स नहीं है चेयर के, बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि हमने जिस कमरे में हमें लग रहा था कि कम लोग आएंगे तो हमने जिन कुर्सियों के आर्म्स का मसला था उनको पीछे करके रख दिया था। जब आप जाएंगे तो आपको आर्म्स वाली कुर्सियाँ मिलेंगी। हमने उसमें देखा था ना कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो कमरा इस वक्त मौजूद जो क्लास वहाँ हो रही है उसकी स्ट्रेंथ से बड़ा है और हमारी स्ट्रेंथ से थोड़ा छोटा है। ये बड़े मसले हैं ना, हर कमरे का अपना। आपको क्या लगता है ये पीछे वाले हॉल की स्ट्रेंथ, इस वाली कमरे की स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ कितनी है? नीचे वाले की ज़्यादा है, ऊपर वाले की कम है। अब ये साइकोलॉजिकल बात है। इस कमरे में उस कमरे से 16 बच्चे ज़्यादा आते हैं। फील होती है ना, फील होती है। देखिए यहाँ 3 लेन्स हैं, वहाँ पे 2 लेन्स यूँ करके जा रही होती हैं, वो आपको गहराई वाली फील आती है। फिर वहाँ वो कुर्सियाँ हैं, वो खुली कुर्सियाँ जो कि इतनी जगह घेरती है, ठीक है। ये बेंच जो है वो जगह, तो ये अगेन ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल। मज़े की बात है कि देखने वाले को लगता है वो वाले कमरे की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, असल में इस कमरे की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये जादू है, ये दिमाग से खेलने वाली बात है। वापस इधर आते हैं भाई, की सारी बातें हो गई, जितना टाइम हमने गुजारना था गुजार लिया, ठीक है जी। अब आपने 4:30 बजे याद रखना है ताकि हम किसी मकसद पे तो पहुंच सकें, यानी कि मैं उस दिन कोई आपको 2, 3, 4, 5 हफ्ते आगे की कोई तारीख तो दे सकूँ ना। अच्छा जी, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स, आपने अपने SBUs को पकड़ के प्लेस कर देना है। सवाल ये है कि ये SBU क्या होता है? ये वाले भाई, SBU, स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिटी। मैं कह रहा हूँ ना SBU, तो फिर याद नहीं किबला, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इदारे के वो यूनिट्स जिनकी उसकी स्ट्रेटेजी बाकियों से फ़र्क होती है। ये कोई क्लास भी हो सकती है, ये कोई फिज़िकल ब्रांच भी हो सकती है, ये कोई लोकेशन भी हो सकती है, ये कोई ख़ास किस्म की प्रोडक्ट भी हो सकती है कि सैमसंग का हमारे लिए AC अलग SBU है, TV अलग SBU है, टैबलेट अलग SBU है, यूँ भी हो सकता है। और वो हो सकता है कह दे कि पाकिस्तान एक अलग SBU है, दुबई एक अलग SBU है। तो SBU कैन बी एनी ब्रांच, एनी लोकेशन, एनी प्रोडक्ट, एनी फंक्शन, एनी प्रोसेस, हर वो चीज़ जिसके बारे में एक बिज़नेस अलग से सोचता है कि इसकी ये स्ट्रेटेजीज़ होंगी और उसकी ये स्ट्रेटेजीज़ होंगी। मार्केटिंग के हिसाब से, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बेसिकली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि वो तमाम यूनिट्स जिनकी आपकी स्ट्रेटेजीज़, कि उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर काम क्या करना चाहिए, उसमें क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जब आप अपने इदारे को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वेदर वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है या वो डिपार्टमेंट है या वो क्या है, आप उसको SBU कहते हैं। फिर आप उस एक SBU की अलग प्लानिंग करते हैं, दूसरे SBU की अलग और तीसरे SBU की अलग।
तो जितने भी एसबीयूज हैं सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है। ये एनालिसिस बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का बताता है कि आप ये देखो कि आपके एसबीयूज कहाँ खड़े हैं। आपका एसबीयू जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो मार्केट आप देखें ना, वही सैमसंग के एसी की मार्केट डिफरेंट है और टीवी की मार्केट डिफरेंट है, मोबाइल की मार्केट डिफरेंट है। कंपनी तो ऐसे सैमसंग है, तो सैमसंग मोबाइल की मार्केट में उस तरह की स्ट्रेटेजीज लगाएगी, टीवी की मार्केट में उस तरह की स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, तो वो अपने टीवी को एसबीयू कहेंगे, अपने मोबाइल को अलग एसबीयू कहेंगे, फिर हर एसबीयू की अलग अलग प्लानिंग करेंगे। तो ऐसे में किताब हमें सिखा रही है कि आपने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप पे अपने तमाम एसबीयूज को सजा देना है 4 खानों में, फिर जौन से खाने में वो है उसके ऊपर वैसी स्ट्रेटजी लगानी है जैसे इन्होंने गाइड किया है। ये आपको बता रहे हैं कि एसबीयू को आपने कैसे सोचना होता है, उसके बारे में क्या डिसीजन करना होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि किस एसबीयू पे पैसे लगाने चाहिए, किस पे रोकने चाहिए, किस पे थोड़े से रोक के फिर लगा देने चाहिए। तो ये अप्रोच बेसिकली ये बता रही थी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर जब उन्होंने लोकेशन के हिसाब से अपनी एसपीयूज बना दिए, ठीक है, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट की मार्केट भी सेम नहीं होगी, तो फिर वो सब एसपीयूज बनाएंगे। ऐसा हो सकता है, एक एसबीयू के अंदर फर्दर सब एसबीयू भी हो सकते हैं। तो आप कई दफ़ा हो सकता है पहले एक मुल्क लेवल पे प्लान करें, कौन? टॉप मैनेजमेंट। बाहर यूरोप में किसी मुल्क में बैठी होगी टॉप मैनेजमेंट, वो कहेगी हम पाकिस्तान को यूँ प्लान करेंगे, फिर पाकिस्तान दे देंगे वो अपनी एक मैनेजमेंट टीम के हवाले। वो मैनेजमेंट टीम जब पाकिस्तान में होगी उनको एक ओवरऑल प्लान मिला होगा कि पाकिस्तान में हमने हल्की प्राइसेस रखनी है, क्वालिटी भी हल्की रखनी है, ओवरऑल थीम पता लग गया। अब वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके अपने तरीके से वर्किंग, लोकल वर्किंग कर लेंगे। तो वही वाली बात है कि 3 तरह की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूरोप में बैठ के हो गई, टेक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही होगी। तो हम इस वक्त एक ओवरऑल लेवल पे देख रहे हैं कि बिजनेसेस अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं। जी, ये इसी को बंद करवाना है, ये आप इंतज़ामिया को कह सकते हैं, इसके लिए आपको इसको ऊपर करना है। जी, आपका हाथ ऐसा पड़ता है कि आप इसे ऊपर कर सकें। लें जी, ये ऊपर हो गया। इस वक्त जो है ना वो जहाँ एसी चले वहाँ पे भी मसला है, जहाँ एसी ना चले वहाँ पे भी मसला है। ऐसे पर्पज़ के लिए ना ये पंखे होते हैं, कई दफ़ा ये बड़ा एक अच्छा काम करते हैं, ये हवा भी रेगुलेट कर देते हैं और इनका बिल भी कम आता है लेकिन वही बात है कि फिर लोगों को लगता है कि शायद हम बिल बचाने के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा, और ख़ास तौर पे आप भी जो है ना, मतलब मैं भी अपने ज़माने में जब छोटा होता था और अभी भी मुझे एसी के बिल्कुल सामने बैठने से ठंड ज़्यादा लगती है या मुझे उलझन ज़्यादा आती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी जगह पे बैठूं जिससे एसी की डायरेक्ट हवा मेरे ऊपर ना आए, ठंडक आए लेकिन वो डायरेक्ट जो थ्रो है वो ना आए। तो बैठते हुए भी थोड़ा सा जो है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि हर तरह के लोग हैं, किसी को एसी के नीचे बैठ के भी पसीने आ रहे होते हैं, तो वो उसमें अपनी एहतियात खुद करनी है, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक जगह बैठे होते हैं तो वो फिर डेमोक्रेसी कुछ भी कर देती है। जी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, हमने कहा हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, यानी कि जो स्टार्स हैं ये हाई ग्रोथ बिजनेस हैं, स्ट्रॉन्ग है कंपटीशन से, और इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि ग्रोथ सस्टेन होती रहे, ग्रोथ उसी तरह से चलती रहे और आप मार्केट में आगे से आगे बढ़ते रहें। एक टाइम आएगा उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और वो कैश काउ बन जाएंगे अगर अपना मार्केट शेयर आपने मेंटेन रखा। तो स्टार्स जब तक बढ़ रहे हैं ना, जब तक ग्रो कर रहे हैं, उन्हें ग्रो करने दें, उन पे लगाएं पैसा, उन पे खर्च करें, उनको ऊपर से ऊपर लेके जाएं, उस मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पकड़ने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आपके पास मार्केट का शेयर है, मार्केट बढ़ गई। मतलब ये ऐसे ही है जैसे एक ज़माने में कॉलेज कहता था जी हम लोगों के पास AFC के 10 बैचेज़ हैं, वो बड़े खुश होते थे 10 बैचेज़ हैं। 5 साल बाद भी बड़े खुश होते थे हमारे पास AFC के 10 बैचेज़ हैं, हालांकि उस वक्त तक CA में आने वाले बच्चे 3 गुना हो चुके थे। तो आपके पास 10 बैचेज़ हैं लेकिन मार्केट ग्रो कर गई। मार्केट ग्रो कर गई का मतलब अब आपका शेयर मार्केट में कम हो गया। तो स्टार्स के साथ ये खतरा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पास मार्केट का अच्छा शेयर है लेकिन मार्केट साथ साथ ग्रो कर रही है, तो उस ग्रोथ वाली मार्केट में अपने शेयर को सस्टेन करना है। अगर आपके पास 30% ऑफ द मार्केट का शेयर है तो फिर आपने उस 30% शेयर को बड़े हुए मार्केट के अंदर भी 30% के ऊपर रखना है। मार्केट ग्रो कर रही है और आप नहीं ग्रो कर रहे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक, एक टाइम आएगा मार्केट की ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस टाइम पे हम कम से कम अपना एक जाइंट शेयर लेके बैठे हुए हैं और बड़े अरसे तक उसको कैश कॉ के तौर पे एंजॉय करते रहें। कैश कॉ में हमने क्या करना है, हमने कंटिन्यूड प्रॉफिट के लिए इसको मैनेज करना होता है, इसको अपनी जगह पे रखना होता है ताकि ये उस स्लो ग्रोथ वाली मार्केट में कहीं ना कहीं हमें अच्छे पैसे देती रहे। तो हम इस कॉ को मिल्क करते रहें, जब तक इससे बेनिफिट निकलते हैं हम बेनिफिट निकालते रहें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, उतना नहीं खर्च करना है जितना स्टार्स पे खर्चा है।
क्वेश्चन मार्क बहरहाल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क स्टार की तरफ भी जा सकता है और डॉग की तरफ भी जा सकता है। तो क्वेश्चन मार्क को केयरफुली एनालाइज करना है, इसकी मार्केट को समझना है, इसकी ग्रोथ को सेंस करना है, अपनी स्ट्रेंथ समझनी है वहाँ कितनी है, और फिर देखना है कि क्या हमने मार्केटिंग पे खर्च करना है, क्या हमने अपनी क्वालिटी पे खर्च करना है, क्या हमने लोगों के जहन में परसेप्शन बनानी है। तो सबसे जो टेक्निकल चीज़ है ना, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू थिंक हार्ड अबाउट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। तो अगर आपके 3-4 क्वेश्चन मार्क हैं तो समटाइम यू आर कंफ्यूज कि मैं इस क्वेश्चन मार्क पे लगाऊं या इस क्वेश्चन मार्क पे लगाऊं, ये भी मज़े की चीज़ है वो भी मज़े की चीज़ है, इस पे ज़्यादा काम करूं या उस पे ज़्यादा काम करूं। तो क्वेश्चन मार्क पे सोचना पड़ता है। डॉग्स पे अल्टीमेटली वो बुरी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही, आपका शेयर भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आपको सिर्फ अपने इमेज के लिए कुछ प्रोडक्ट ज़िंदा रखनी होती हैं। समटाइम एक प्रोडक्ट आप सोच लेते हैं कि हमने निकलना है, लेकिन आप टाइम लेते हैं कि अच्छा चलो साल बाद निकल लेंगे, साल तक थोड़ा सा जो निकल सकता है निकाल लें। तो डॉग्स के बारे में आप ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे, आपको इमीडिएट विड्रॉल या थोड़े से अरसे के कैश फ्लोज एंजॉय करने के बाद का विड्रॉल, इसके दरमियान चूज़ करना होता है कि हम क्या करें, किस तरह से करें। क्या ये 4 कैटेगरी समझ आ रही हैं? जी सर, जो ये BCG मैट्रिक्स है, ये एक तो फ्लक्चुएशन जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिमांड, कंज्यूमर, इसको अकाउंट फॉर नहीं करती। ठीक है। दूसरा ये इसमें मतलब चूंकि हम खुद बनाते हैं तो ये बायस ये बाइज्ड है, बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। BCG मैट्रिक्स उन्होंने तो कह दिया, एक जनरल अप्रोच दे दी। अब हमसे अगर कोई पूछे भाई इस पे एतराज़ क्या है, तो आप कहेंगे 100% बड़े एतराज़ है, ये बड़ा बाइज्ड है। पता पाकिस्तान में मैं बैठ के किसी और तरह से सोच रहा हूँ, श्रीलंका वाला बंदा किसी और तरह से सोच रहा है। एक ही कंपनी की एक ही प्रोडक्ट, शायद किसी मुल्क में हम उसे डॉग कह दें, शायद किसी मुल्क में हम उसको स्टार कह रहे हो। तो एक तो ये बाइज्ड है जो सोचने वाला है। तो अब हमने नहीं सोचना, यूज़र्स ने नहीं सोचना। इस वक्त तो आप यूज़र्स हैं, तो मैं आपको कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ। कल को आप कंपनी होंगे और अपनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, तो आपने अपने SBUs को इन खानों में रख के सोचना है अपनी मार्केट रिसर्च के मुताबिक। सर लेकिन ये बायस भी है, फ्लक्चुएशन भी है, तो ये इफेक्टिव प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस कितनी है? इसकी प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस 80 to 90% है, लेकिन 100% ऑफ द दुनिया के केसेस में सारे मॉडल्स काम नहीं करते। हम जितने भी मॉडल्स पढ़ेंगे ना, ये रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। होता क्या है, कोई ना कोई PhD प्रोफेसर उठता है और वो एक टारगेट पर रिसर्च शुरू करता है, उसके साथ कुछ उसके स्टूडेंट्स भी होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसके 3-3, 4-4 साल पे भी फैले होते हैं। फिर वो क्या करता है, कुछ 100-150 कंपनियों का डाटा कलेक्ट करता है, फिर उन सबको एनालाइज करने के बाद वो एक ऐसे मॉडल पे पहुंचता है कि हाँ भाई दीज आर द थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जो मेहनत करता है ना वो लाजमी सुरखरू हो जाता है। तो आप कहें सर मैं एक मज़दूर को जानता हूँ पिछले 25 साल से बहुत मेहनत करता है, सुरखरू ही नहीं हुआ आज तक। तो दिस कैन हैपन कि कहीं ना कहीं एक लक का फैक्टर जो मेरे मॉडल में नहीं था, कहीं ना कहीं कोई और फैक्टर। तो होता ही है कि जितने भी मॉडल्स बनते हैं वो 80% 90% ऑफ द थिंग्स के लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है और स्टडी में उनका अभी MFA में आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे 10% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। एक ये होता है कि हम 90% तक इस चीज़ को ओके माने, 10% तक एरर का मार्जिन रखें। तो वो 10% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 90% सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो वो मॉडल दे देते हैं। तो ये मॉडल बहुत परफेक्ट नहीं होते, लेकिन समहाउ हमें मोटी मोटी गाइडेंस दे देते हैं। दुनिया में सारे मेहनत करने वाले हमेशा 100% कामयाब ना हुए हों, लेकिन 90% से ज़्यादा मेहनत करने वाले कामयाब हुए होंगे। तो जब टीचर आपको गाइडेंस देगा तो वो आपको कहेगा देखो मेहनत सबसे पहले है। तो टीचर भी जो मॉडल बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 3 पेपर उठाने चाहिए, ये मेरी बात 80-90% बच्चों पे वैलिड है। शायद कुछ बच्चे स्लो लर्नर हों, उनके लिए 2 बहुत होते हों। शायद कुछ बच्चे इतने तेज़ लर्नर हों और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि वो एक गो में 5 पेपर दे के पास भी कर लें, और मेरे से आके कहें सर आपने बिला वजह कहा था 3 दिन है, मैंने 5 दिए निकाल भी लिए। तो मैं कहूँगा मेरी जो गाइडेंस है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, 100% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए नहीं है। तो इन मॉडल्स को आपने जब देखना है तो ये परफेक्ट मॉडल्स नहीं है, मेजॉरिटी पे अप्लाई करने वाले मॉडल्स हैं। यानी ये वाली गाइडेंस ज़्यादातर कामयाब है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि फिट भी बैठे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ मॉडल। तो लिमिटेशन ऑफ मॉडल में हमारे पास खुल्लम खुल अख्तियार होता है। अगर पेपर में पूछ ले बताओ BCG की क्या लिमिटेशन है, तो हम खुल के इसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। जी BCG और BCG से रिलेटेड ये जो आपने बातें पढ़ी, इसमें सवाल। जी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे यूज़ हो सकता है। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे लोग बैठे हैं वो अपने पहले जो बड़े बड़े उन्होंने पूरी दुनिया में यूनिट्स बनाए हुए हैं उनके बारे में प्लानिंग कर लें। फॉर एग्जांपल हो सकता है दे डिसाइड कि हमने पाकिस्तान का ऑपरेशंस ही बंद कर देने हैं, उन्हें लगे कि ये डॉग है, ऑपरेशंस ही बंद कर देने हैं।
तो एक उस लेवल पे भी हो सकता है, और फिर उससे नीचे के लेवल पे भी हो सकता है कि पाकिस्तान में फ़लाना प्रोडक्ट बंद कर दिए, फ़लाना प्रोडक्ट चलाते रहेंगे। तो ये कई लेवल पे हो सकता है। जितनी भी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, किसी भी लेवल पे हो सकती है। हमारा ज़्यादातर स्कोप स्ट्रेटेजिक है इस पेपर में, ज़्यादातर हम ओवरऑल सोचते हैं। जी, BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और जो इसने कैटेगरीज बनाई हैं वो क्लियर है। हम क्या क्या कर सकते हैं? शेयर बिल्ड कर सकते हैं, यानी BCG के मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के साथ क्या क्या सलूक किया जा सकता है। एक सलूक इन्वेस्टमेंट, एक सलूक रोक के रखें, एक ये है कि थोड़े थोड़े पैसे निकालने शुरू कर दें, हार्वेस्ट कर लें, और एक ये है डाइवेस्ट कर लें, यानी कि शेयर बिल्ड करें, खर्चा करें, शेयर बिल्ड करें। दूसरा क्या है? होल्ड कर लें, ज़्यादा मत लगाएं लेकिन इतना मुनासिब लगाएं, आप होल्ड रखें कि ठीक है जितना है उतना चलता रहे। हार्वेस्ट का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फसल को हार्वेस्ट करते हैं आप कटाई करके, तो आहिस्ता आहिस्ता से इसमें बेनिफिट निकालना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म करें, और डाइवेस्ट से रसी ख़त्म कर दें। तो टेक्निकली वो लाइन जो हाईलाइट हुई हुई हैं वो, या एक टेबल सा बनाया हुआ है कि हाँ भाई दीज आर द स्ट्रेटजीज जो इसके साथ की जा सकती हैं। तो पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको एक सिचुएशन दिखाएं, वो कहें कंपनी, उसकी दो मशहूर प्रोडक्ट हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा जिस मार्केट में है उस मार्केट में 15 प्लेयर्स हैं। अल्फ़ा जिस मार्केट में, उस मार्केट की पिछले साल की सेल्स इतनी थी, इस साल की सेल्स इतनी है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ ग्रोथ कितनी है। फिर अल्फ़ा अपने कंपेटिटर्स में इतने में नंबर पे आती है, या अल्फ़ा के पास अपनी मार्केट का इतना शेयर हो सकता है। आपको शेयर मत बताएं, कहते हैं अल्फ़ा की 6 लाख की सेल है और कंपेटिटर्स की सेल मिला के जो है वो 25 लाख की है, तो आपको समझ आ जाए 6 लाख डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6 टोटल शेयर, तो अंदाज़ा हो जाए हमारा शेयर कितना है। तो सवाल न्यूमेरिकली भी आ सकता है कि आपको न्यूमेरिकल डाटा देके आपसे अंदाज़ा करवा लें कि आपको ग्रोथ और शेयर निकालना आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि खुद ही बोल दें कि ये हाई ग्रोथ मार्केट में है और इसका शेयर अपने कंपेटिटर से ज़्यादा है। तो वो आपको निशानियां देंगे और सवाल पूछेंगे कि बताओ कि इसकी ये दोनों प्रोडक्ट्स कौन सी तरह की हैं एज़ पर BCG, नंबर 1। नंबर 2, बताओ फिर इन प्रोडक्ट्स के साथ हमें क्या करना होगा। तो असल में आपने सिर्फ इस डायग्राम के मुताबिक आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि शेयर और ग्रोथ के हिसाब से हम किस चीज़ को कहाँ क्लासीफाई करते हैं। आपने कह दिया ये वाली प्रोडक्ट स्टार है और ये वाली कैश काउ है, फिर स्टार से रिलेटेड स्ट्रेटेजी और कैश काउ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बता देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर, उसकी असल वर्थ कहाँ से निकल रही है? आइडेंटिफिकेशन, कि आपने उसको सही खाने में डाला है या नहीं। तो क्या आप लोगों को मार्केट ग्रोथ समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हमारा शेयर तेज़ी से बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है, उस मार्केट में ग्रोथ है। यानी IT के अंदर आप हैं, मतलब तो IT में तेज़ी से ग्रोथ आ गई और IT धड़ाधड़ एक बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। AC में अगर आप हैं तो पिछले साल AC लेने वाले पाकिस्तान में अगर 2 लाख लोग थे और इस दफ़ा 2.5 लाख हैं, तो इसका मतलब मार्केट ग्रो कर रही है। तो नंबर 1 मार्केट की ग्रोथ, और नंबर 2 उस मार्केट में हमारा शेयर। जी, ये शेयर की कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो कितने % होगा? ये एक अहम सवाल। अब हमें क्या पता कि कितने % को हाई ग्रोथ कहते हैं, कितने को लो ग्रोथ कहते हैं। IKEP ने एक सवाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, IKEP ने एक सवाल दिया इसके ऊपर पेपर में, और नीचे नोट लिख दिया। उस नोट में ये था कि इतने % ग्रोथ को बड़ी ग्रोथ कहते हैं और इतने बड़े शेयर को बड़ा शेयर कहते हैं, क्योंकि बड़ा शेयर और बड़ी ग्रोथ सब्जेक्टिव चीज़ है। कॉमनली हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर कहीं 20-25% हमारा शेयर हो किसी मार्केट में, तो वो एक तगड़ा शेयर होता है। और इसी तरह से ग्रोथ अगर किसी भी बिज़नेस के अंदर कोई 15-20% से ज़्यादा हो तो कॉमनली हम ये मानते हैं। लेकिन चूंकि कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं है, तो अगर पेपर में सिनेरियो आए तो आप कहें अगर ये ग्रोथ हाई कंसिडर होती है तो फिर हम लोग इस प्रोडक्ट को स्टार कह देंगे। जी, सम टाइम एक स्टार एक जगह पे चल रहा है, बड़ा तेज़ी से जा रहा है सारा कुछ। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मार्केट है ना, चलते चलते रुकने वाली है। पता ये लगा कि एक मार्केट रुकने वाली है और उसके रुकने से पहले आप मैसिव इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, जबकि वो मार्केट रुकने वाली थी। जी, स्टार का कैसे पता लग सकता है? जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपको एक चीज़ समझ आ गई। फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड में अचानक से फिजिकल चीज़ें ख़त्म हुई और अचानक से ऑनलाइन की दुनिया चल पड़ी। कॉलेजेस ने धड़ाधड़ ऑनलाइन पर खर्चा करना शुरू कर दिया, फलाना। अब उस टाइम पे जब कोविड वापस रिवर्स हो रहा था और नज़र आ रहा था कि ये मार्केट अब उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी जैसे ये करना शुरू हो गई थी,
तो एन उससे 1 महीने पहले कोई अचानक से करोड़ों रुपया लगा दे ऑनलाइन के ऊपर, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो सम टाइम आप मार्केट को असेस करते हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट आगे जाके श्रिंक तो नहीं होने वाली। तो सम टाइम एक प्रोडक्ट जो आज स्टार है, आप खुद से उसको कैश काउ बना देते हैं, रादर देन कि मैं उसमें पैसा लगा के फंस जाऊँ। मैं अभी से तय कर लूँ कि ठीक है मुझे इसको कैश काउ बना के चलाना है, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ रुकने वाली है। जी, ऑल डन। कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन शुरू की थी, लेकिन उससे पहले वीकनेस बीसीजी मॉडल में क्या है। एक प्रोडक्ट की शायद एक कंपेटिटिव पोजीशन मार्केट में अच्छी हो, हालांकि उसका मार्केट शेयर कम है। ऐसा हो सकता है ना कि उसका मार्केट में शेयर कम है लेकिन वो compete कर रही है और लोगों को पसंद आ रही है, और शायद वो अपना शेयर बढ़ा ले। और आप ये बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई करें, आपका छोटा शेयर है और आप कहीं ना कहीं इसको छोटे शेयर की बेस पे क्वेश्चन मार्क बना दें, या इसको जो है वो डॉग बना दें और खामखा गलत स्ट्रेटेजी लगा दें। तो ये एतराज़ है इसके ऊपर कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा बीसीजी बताए कि आपने इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो कई और फैक्टर से भी हो सकती है, आपकी क्वालिटी, ब्रांड नेम, रेपुटेशन, इवन लो कॉस्ट। तो सम टाइम कंपनी जिन मार्केट्स में सेल ग्रोथ कम होती है उसमें इन्वेस्ट करके भी फ़ायदा कमा लेती है। आपने क्या कहा, जहाँ ग्रोथ कम है उधर से निकलने की कोशिश करो, उतना ज़्यादा मत उस पर काम करो। ग्रोथ कम कौन सी दो तो उसमें है एसबीयूज़ में, कैश काउ में और डॉग्स में। ठीक है, ये दोनों ऐसी चीज़ें जिसमें हमने क्या सोचा है, हमने मज़ीद नहीं खर्चना। डॉग से जल्दी पैसा निकालना और कैश काउ से आहिस्ता आहिस्ता पैसा निकालना। तो हो सकता है कि मार्केट में ग्रोथ ना हो और आप इस चक्कर में बिला वजह अपने पैसे निकालना शुरू कर दें। जब मार्केट में ग्रोथ नहीं है, आप उस मार्केट के किंग बन जाएं। मार्केट मज़ीद नहीं बढ़ रही, लेकिन आप स्ट्रेटजीज़ लगा के उस एग्जिस्टिंग मार्केट के बड़े प्लेयर तो बन सकते हैं। ये मॉडल आपको कचरा मचा देता है, ये मॉडल आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता इन सारी चीज़ों में। फिर मार्केट को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। मैंने कह दिया ना, मार्केट को देखो। और तो अब सैमसंग पाकिस्तान को मार्केट कहे या ना कहे, पाकिस्तान में एसी को मार्केट कहे या ना कहे, तो अगेन ये इतना आसान नहीं है। बड़ी हाइपोथेटिकल बातें कर दी हैं बीसीजी मैट्रिक्स वालों ने। तो इस पर एतराज़ करने वालों ने कहा कि भाई ये इस तरह से नहीं होता। ठीक है, आपका मॉडल हमें ओवरऑल गाइडेंस दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स ऐसे हैं जो कि नहीं समझ आ रहे। इसको एनालाइज करना, इसको इसके मुताबिक काम करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मॉडल देखेंगे, जो लाइन लिखी हुई आप फ़ौरन से अप्लाई कर देंगे। आपको ये मॉडल गाइडेंस दे रहा है, प्लस आपने कुछ एहतियात खुद से भी करनी है उन प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। डन। यहाँ से हमारी अगली कहानी, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, दैट इज़ लाइफ साइकिल। जैसे हमने देखा ना कि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लेवल पे होती हैं, अलग अलग जगह पे मौजूद होती हैं, कोई कहीं है कोई कहीं। तो समहाउ हमने कह दिया कि ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसको हमने कह दिया ये एक बड़े मैच्योर लेवल पे हो गई है। टिकटॉक को हमने कह दिया कि डिक्लाइन कर रही है। तो इसी तरह से हम 4 फेजेस प्रोडक्ट के देखते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब सवाल ये है कि इंट्रोडक्शन फेज किसे कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का? जब वो स्टार्ट हुई है, यानी पहली दफ़ा आई है, लोगों को अभी आप बता रही हैं उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों के पढ़ने लिखने वाला एक ऐसा टैब जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बना हुआ है, एक ऐसा टैब जिसके साथ स्टाइलस लगा वो, उस टैब में सिर्फ PDF चलती हो, सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट्स चलते हो, सिर्फ पावर पॉइंट चलती हो, उस पर कोई फिल्म ना चलती हो, और उसमें आपकी सारी किताबें एम्बेड हुई हुई हों, आपकी ICAP की सारी किताबें सॉफ्ट में मौजूद हों, आपकी कॉलेज की सारी किताबें सॉफ्ट में मौजूद हों, उसी पे ही आप क्लिक करें तो उसकी स्क्रीन पे ऐसे लाइनें लग जाएं, वो आपका रजिस्टर बन जाए। टीचर बता रहे हैं, आप साथ साथ रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं। नोट हुआ, जब लेक्चर ख़त्म हुआ आपने बटन दबाया और उसके ऊपर नाम लिख दिया कि इस लेक्चर का ये नाम था। वो नाम उस वाले सब्जेक्ट के उस फोल्डर में उस जगह पे आके लग गया कि हाँ भाई 27 मार्च को आपने MFA में ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड किया था। अगला लेक्चर शुरू हो गया, आपने क्लिक किया कि सेकंड लेक्चर, उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि ये कंपनी लॉ का लेक्चर है, इस कंपनी लॉ के लेक्चर में ये आप उसको नोट कर रहे हैं, वो साथ साथ नोट करता गया। टीचर ने कुछ हैंडआउट्स वगैरह आपको दिए, तो उसने कहा जी आप अपने टैब में जाएं, फलाना फोल्डर में, वहाँ आपको हैंडआउट मिलेंगे। आपने हैंडआउट पे क्लिक किया, हैंडआउट फ़ौरन से आपके पास अटैच हो गए। तो पता ही लगा कि बच्चों ने बस्ते लाने बंद कर दिए। हर बच्चे के पास एक टैब, जिस टैब के साथ उसका स्टाइलस लगा हुआ है, उसी टैब में उसकी किताबें ICAP की,
उसी टाइप में उसकी कॉलेज की किताबें, उसी टाइप के अंदर उसके वो रजिस्टर जो उसने रिकॉर्ड करने थे, उसी टाइप को उसने हाथ में रख के चलते फिरते दोहराया करना है, उसी पे उसने प्रैक्टिस किया करनी है, उसी के ऊपर टीचर की वीडियो लेक्चर्स वगैरह अगर हैं तो वो भी एम्बेड होके नज़र आ रहे हैं। तो कितना मज़ेदार काम हो जाए। अच्छा आइडिया नहीं लग रहा? ये जो आप हर वक्त कागज़ों से उलझते रहते हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी कोई रजिस्टर खोल लिया, कभी कोई रजिस्टर गुम हो गया, कभी कोई रजिस्टर गुम हो गया, फिर रजिस्टर में कंट्रोल F करके आप ढूंढ भी नहीं सकते एक चीज़। रजिस्टर में ढूंढना है कि सर ने रेलिवेंट कॉस्टिंग की बात पढ़ाई थी, अब हर सफ़े की शक्ल देखते जा रहे हैं कि कहाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग की बात है। यही अगर आपने अपने रजिस्टर पे टैब पे किया होता तो टैब ने आपकी हैंड राइटिंग को रिकग्नाइज़ किया होता, अल्फ़ाबेट्स के तौर पे आप सर्च करते वो आपको बता देता। अब प्रोडक्ट बड़ी शशके मशके वाली लग रही है। इंट्रोडक्शन फेज़, तो इस प्रोडक्ट को क्या मसले आएंगे? इसको समझ, शायद 7,000 का टैब हो, आपको कई रजिस्टर नहीं खरीदने पड़े। अब तो ICAP की किताब की कॉपी करा लो 2,000 रुपया लग जाता है। किसी टीचर की किताब खरीद लो तो अनलेस के टीचर बहुत ही शरीफ हो तो 1,500-2 हज़ार रुपये की किताबें हैं, ठीक है। शरीफ टीचर्स की किताबें जो है वो 400, 500, 300 फ्री मिल जाती हैं। खैर कहने का मतलब ये है कि शायद ये इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, और फिर सहूलत कितनी है। ये बैग को रखने के मसले, साथ कैरी करने के मसले, उसका तो एक स्मार्ट सा पाउच होगा ऐसा करके कंधे पे हल्का सा टंगा हुआ है, ख़त्म कहानी। किंडल टैब मौजूद है, रीडिंग के लिए एक बाकायदा टैब है जो कि 450 घंटे तक लगातार आप पढ़ सकते हैं कोई भी किताब बगैर बैटरी ख़त्म हुए। वो उन्होंने ऑप्टिमाइज ही सिर्फ रीडिंग के लिए की हुई है। वो कमरे के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइटिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी आंखों पे पेन नहीं होता, आप लाइट बंद हुए हुए कमरे में पढ़ रहे हैं और बड़े सुकून से पढ़ रहे हैं। तो घर में अगर आपके पढ़ने से आपके रूममेट को या आपके छोटे भाई को तकलीफ़ होती है तो टैब पे आपको चाहिए ही नहीं रोशनी। तो इतनी प्यारी प्रोडक्ट होने के बावजूद आप मानते हैं कि इसमें मसले आएंगे, तो मुझे वो मसले चाहिए। वो क्या है मसले? ये ख़ास ग्रुप के लिए है, सारे लोग इसको इतना इजीली नहीं समझेंगे। और जी आइस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। यानी आप लोग 17 घंटे मोबाइल यूज़ करें उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आंखें पूरी ना खुली हुई हों और बारीक सी नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो मोबाइल के सुबह उठते साथ ही, ठीक है, वालदा का चेहरा बाद में देखें, भाई का चेहरा बाद में देखें और मोबाइल की स्क्रीन पहले देखें, वो आँख के लिए सही है। पढ़ाई की बात हो गई ना, अब तो आंखों में तकलीफ़ होगी, अब तो मसले आएंगे। अगेन ये बिहेवियर होता है कि पढ़ाई के लिए हमें फ़ौरन से आंखों में तकलीफ़ होगी, फिल्म देखनी हो, कोई और काम करना हो, हमें उस तरह से तकलीफ़ नहीं होगी। तो यस, आइज़ के लिए लोगों को लगेगा कि ये स्ट्रेसफुल है। लोग अपना बिहेवियर जल्दी चेंज नहीं करते। और दूसरा इसको ये जो नो है तो इसको लोगों तक ये नो हाउ पहुँचाना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को इस काबिल करना कि वो इस तरह से चीज़ों को लेके चलते रहें, ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन अगर पहुँचा दिया तो लुट मत जानी है, रेवोल्यूशन नहीं आ जानी। और अगेन आप तो CA में बैठे हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उन 70 लाख लोगों की जो पढ़ते हैं। सोचें, मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो बच्चे बस अपने स्कूल सिर्फ एक टैब लेके जाया करें और सारी ज़िंदगी उनकी आसान हुई हुई हो, सारा कल्चर बदल जाएगा। हाँ, एक दफ़ा ले लेगा, उसके बाद वो थ्रू आउट उसके पास रहेगा। उसकी बचपन से लेके अब तक की सारी किताबें, बचपन की हैंड राइटिंग, बचपन के लिखे हुए ऐसे सब उसके पास सेव है। शायद हर कॉलेज अपनी बुक्स के राइट्स नहीं देगा, लेकिन अगर 10 कॉलेज राइट्स दे रहे होंगे तो आपको कंपटीशन में क्या करना पड़ेगा? राइट देने पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज तो सम टाइम एक नई प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो उसको सामने नहीं आने देते क्योंकि उनके बरसों के चले हुए धंधे ख़त्म हो जाएंगे, उनके कारोबार तबाह हो जाएंगे। जी, सारा डाटा भी ज़ाया हो सकता है, और फिर वही बात है कि वो डाटा फिर इतना आराम से रिकवर भी नहीं होगा। रजिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फट गया, बाकी इस्तेमाल हो सकता है, गुम गया दोबारा मिल जाएगा, ये गया तो कहानी ख़त्म। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने कहा जिसके लिए बैकअप्स वगैरह हो सकते हैं,
तो मेरे पास बैकअप होते थे ना, मेरा 200 GB का गूगल का अकाउंट था मेरे तमाम डिवाइसेस पे, मैं कभी भी अपने मोबाइल से कोई भी फाइल किसी को भी क्लिक करना होता था कर लेता था। 2 महीने से हैक हुआ हुआ है, बंद हुआ पड़ा है, सारा डाटा फारिग। अब मैंने एहतियातन उसकी एक मास्टर कॉपी बना के रखी हुई थी, तो मैं उससे आगे तो काम कर सकूँ। मेरी सिंकिंग ख़त्म हो गई है, मेरी ईमेल्स आउट हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के बावजूद बाद दिए हुआ था, बाकायदा मोबाइल पे मैसेज आया है और मोबाइल पे ओके भी हुआ है, जो कि मोबाइल मेरी जेब में रखा हुआ था। तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब भी पॉसिबल है जी। सही बात है, कंपेटिटर्स ने कराया होगा ये। असल में दुख इस वक्त हुआ था कि वो पेपरों के करीब जाके हुआ था। उस वक्त बड़ा ज़रूरी होता था, बच्चों को रिवीजन क्लासें फलाना, और वो साथ साथ उनकी ईमेल्स चल रही होती थी। खैर वैसे मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ अब ना डेली कोई ईमेल्स नहीं होती। इन दिनों एडमिशन्स के दिनों में और पेपर्स के दिनों में, रिजल्ट के दिनों में 300 400 ईमेल्स आती थी। अब बच्चे ईमेल करते हैं, आगे से आ जाता है ये भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस जो है ना, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, सैयद आतिफ आब्दी @gmail। बड़ी किस्मत से इस तरह का ईमेल एड्रेस मिलता है, तो वो बस नज़र लग गई। चलें वापस इधर आते हैं। कहने का मतलब है भाई टेक्नोलॉजी के अपने मसले हैं, ठीक है। तो नई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होगी तो आपको उस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लोगों में अवेयरनेस देंगे, सारा कुछ होगा। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू होगी, अचानक से एक वाई कंपनी आएगी, उस जैसी शक्ल का बनाएगी, थोड़ा सा उसमें फूल बूटे ज़्यादा लगा देगी और आपसे 1000 रुपया कम बेचना शुरू कर देगी। और आपने 5 साल में एफर्ट किया है, उसने 5 महीने में आपसे ऊपर चले जाना है। तो पर अक्सर कंपनियां ना तकलीफ़ में आती हैं, वो नई प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करती। हमारी की हुई मार्केटिंग, क्योंकि शुरू में अवेयरनेस हमने क्रिएट की, लोगों को गाइड हमने किया, यूज़ हमने बताया। जब सारा कुछ हमने बताया और कोई उसका फ़ायदा उठाए, बड़ी तकलीफ़ होती है। पेटेंट, प्रोफेशनल बिजनेस में हम पेटेंट्स की तरफ जा सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन, ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मेट, इस तरह की गाइडेंस, इस तरह की चीज़ सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसेस में ये काम हो जाता है। पाकिस्तान में तो ये काम भी नहीं होता। फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। सबको पता होगा यार ये इस कंपनी ने काम शुरू किया है। आज जितना मर्जी स्मार्ट मोबाइल्स हों, जो मर्जी हों, बहरहाल एप्पल हैज़ अ लीड। कि एप्पल उस ज़माने में लोगों को ये चीज़ बता गया था जब लोग इस तरफ नहीं आ रहे थे, और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी चीज़ जो है मार्केट में चल रही होती है। अगेन जो पहले बना रहा है ना, उसका नाम ज़रा ज़्यादा वो हुआ है, और जो बाद वाला यूज़र है वो पुराने यूज़र से पूछेगा यार मैंने चीज़ खरीदनी है क्या करूँ, वो कहे यार वो एप्पल की ले लो बेहतरीन है। तो जो फर्स्ट मूवर है उसने सबसे पहले लोगों को टारगेट किया है, तो इसकी रेफरेंस पॉइंट जल्दी शुरू हुए हुए हैं। दूसरे वाले के रेफरेंस पॉइंट थोड़ा सा देर से स्टार्ट होंगे, तो इसको एज मिल सकता है। तो नए प्रोडक्ट में घुस जाना चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगेन अगर हम देखें किताब के हिसाब से तो तकरीबन इस तरह की एक डायग्राम बन रही होती है कि आप एक चीज़ के ऊपर जब रिसर्च करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं तो शुरू में उसकी सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है। ये नीचे टाइम दिया हुआ है और लेफ्ट साइड पे इंट्रोडक्शन फेज़ है। मैं कहा नीचे वाली एग्जांपल आप पढ़ना शुरू हो गया तो मैं गायब कर दूँ। इंट्रोडक्शन फेज़ है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ टेक ऑफ होता है और आप फिर तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं कि ये टैब है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैब है, इसमें ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, यूँ भी कर सकते हो। पहले लोग हंसेंगे, अजीब सी बात करेंगे, उलझेंगे, फिर एक दो जज्बाती से बच्चे ख़रीदेंगे भी। कुछ कुछ हो भी मारनी होगी कि भाई मैं तो जिद्दत वाली टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुका हूँ। वो आएंगे, वो क्लास में यूज़ कर रहे होंगे, सारे बच्चे अक्सर जाते हुए देखेंगे यार ये पता नहीं क्या करी जा रहा है। तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक ख़ास टाइम आएगा कि जब लोगों तक मैसेज पहुंच गया, अब अचानक से बाइंग शुरू हो जाएगी, वो शूट करेगी अचानक से। इस फेज़ को हम कहते हैं ग्रोथ। जब शुरू वाला मुश्किल टाइम गुजारने के बाद अब लोग तेज़ी से उस प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू हो गए, देन वो एक ख़ास पीक सेल तक पहुँचेगी अपने। इसको हम कहते हैं वो मैच्योरिटी फेज़ पे चली गई, और फिर उसके बाद डिक्लाइन।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल जो है, इसका ये मानना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो डिस्कशन है, इनका ये मानना है कि हमेशा ये 4 फेजेस तकरीबन हर मार्केट में होते हैं, सूनर और लेटर। हो सकता है आज ना नज़र आ रहे हो सकता है आज से 11 साल बाद आपको वो फेज़ नज़र आ जाए उसी मार्केट में जो आज आपको लग रहा है ये तो डूबने वाली है ही नहीं। ऐसा हो सकता है, यस, ऐसा हो सकता है कि ये फेज़ बड़े अरसे तक रहे, हो सकता है ये टाइम शायद 200 साल का है, तो ये जो ये इतनी सी जगह नज़र आ रही है 40 साल हो। यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल पे अगर आप उस प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर देंगे तो उसमें ग्रोथ हो सकती है, लेकिन रीडिज़ाइन करने का मतलब आप एक नई प्रोडक्ट दे चुके हैं। भाई एसी थे, एसीओ में एक डाइवर्सिफिकेशन, नई जिद्दत क्या लेके आए, इन्वर्टर बना दिए। तो अब हम एसी की मार्केट को अलग काउंट करते हैं, इन्वर्टर की एक अलग मार्केट है जो अचानक से इंट्रोड्यूस हुए, ग्रो हुए और अब तेज़ी से, मतलब इस वक्त इनका बड़ा तेज़ ग्रोथ का फेज़ है, अभी ये मेच्योरिटी तक नहीं पहुँचे। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इतना ही डिफ्रेंशिएट कर दें तो टेक्निकली वो एक अलग मार्केट बन जाती है। प्रोडक्ट में हल्की फुल्की एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो फिर क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि मैच्योरिटी वाला फेज़ जितना देर तक चले उतना अच्छा है, और इस वक्त आप हल्के हल्के से ट्विक्स लगा लगा के अपनी प्रोडक्ट को लोगों के जहन में रखते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमने बात की कि पेप्सी कोक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचे हुए हैं, अब अचानक से उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग बोतलों से माइनस होते जा रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, बाकी इश्यूज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से, कंपेन्स की वजह से, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह की वजह से। तो इनको एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने आप को मैच्योरिटी पे रखने के लिए। एंड देन डिक्लाइन। चंद प्रोडक्ट्स की एग्जांपल है, फिर आपने बताना है कि हमने हर फेज़ में क्या करना है। फिर देखेंगे कि किताब भी हमें यही बता रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में ये पर्सनल कंप्यूटर पीसीज़, सोचा भी नहीं था किसी ने कि डिक्लाइन पे चले जाएंगे, इस वक्त ये डिक्लाइन पे। लैपटॉप्स मैच्योरिटी फेज़ में काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें मज़ीद लोग धड़ाधड़ इसमें एंटर नहीं हो रहे। टैब्स, स्मार्टफोन अभी ग्रो कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स तब टैब वगैरह पे काम करना शुरू हो गए हैं। स्मार्ट ग्लासेस इंट्रोडक्शन, अब टाइम तो उनको बहुत हो गया है, लेकिन अभी तक ये कॉन्सेप्ट लोगों ने सही से पिक नहीं किया कि एक छोटा सा ग्लास ऐसे आपके कान से यूं करके सामने ग्लासेस आ रहे हो छोटे से, और उसके अंदर पूरा कंप्यूटर चल रहा हो जो आपके वॉइस से ऑपरेट कर रहा हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद कुछ अरसे बाद लोग काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर लें, लेकिन आज इस कैटेगरी में ये इंट्रोडक्शन के फेज़ में। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। हैंड रिटन लेटर हुआ करते थे कभी, वो अब तकरीबन ख़त्म हो गए। मैंने अपने बचपन में बहुत सारी ईद कार्ड लिखी हैं और बाकायदा उनको लेटर बॉक्स में डाला है। अब आप लोग तो लेटर बॉक्स ही शायद आपने कभी देखा हो, ठीक है जी। हाँ, तो वो वही बात है कि आप लोगों के लिए वो चीज़, मतलब वही बात है, उस ज़माने में लोग सोचते थे कि ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको कोई सवाल नहीं। ईद पे सबसे ज़्यादा सेल चूड़ियों की नहीं होती थी, ईद कार्डों की होती थी, स्टॉल लगे हुए होते थे धड़ाधड़। ये डिक्लाइन पे। फैक्स मैच्योर हो चुके हैं, फैक्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैक्स के ऊपर जवाल आने वाला है। ईमेल अभी तेज़ी से ग्रोथ में, बिज़नेस में ईमेल अभी भी बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जाते हैं। और आज के दौर का क्या वो है, ई कॉन्फ्रेंस, जूम की मीटिंग्स, जूम पे बात कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम्युनिकेट कर लिया। जी अब अगेन ये डिपेंड करता है फेज़ के ऊपर कि आपके मुल्क में कौन सा फेज़ चल रहा है। कोविड ने अचानक से ई कॉन्फ्रेंसिंग को ग्रोथ पे पहुंचा दिया, यानी वो जो हम कहते हैं ना कि एक टेक ऑफ पॉइंट, तो कोविड वाज द टेक ऑफ पॉइंट। जूम, गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग, ये सारे पोर्टल्स बड़े कम इस्तेमाल होते थे दुनिया में, और अचानक से इनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए क्योंकि दुनिया को समझ आ गया कि ये इस तरफ शिफ्ट हुआ जा सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट कभी भी परमानेंट नहीं है। तो लोगों को ये लगता था कि फ़िज़िकली ऑफिस में आके काम करना ज़रूरी है, फ़िज़िकली मिलना ज़रूरी है, और मीटिंग तो होती ही फ़िज़िकली है। पिछले कई साल से, कोविड के बाद से चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो इसका मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप डील कर रहे हैं तो अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ तो हमेशा ज़िंदा रहेगी तो गलत है। स्ट्रेटेजी बनाते हुए यू मस्ट नो कि मेरी प्रोडक्ट इस वक्त अपने लाइफ साइकिल के कौन से फेज़ में है, और मैंने इस फेज़ के ऊपर ऐसा क्या करना है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छे तरीके से लेके चल सकूँ। और एग्जांपल, चेक बुक्स होती थी पुराने ज़माने में, अब चेक बुक जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर इस्तेमाल होती है। मुझे याद है कि पहले मेरी चेक बुक फ़ौरन से ख़त्म हो जाया करती थी, लेकिन अब मैंने लास्ट 100 चेक्स की वो चेक बुक वो की थी और शायद 3 साल हो गए अभी तक ख़त्म नहीं हुई।
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें। क्रेडिट कार्ड मैच्योरिटी पे पहुँचे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड अब काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब एक ख़ास टाइम के बाद वो डिक्लाइन हो जाएंगे। स्मार्ट कार्ड्स कि उसी स्मार्ट कार्ड के अंदर आपका फाइनेंशियल डाटा भी है, उसी के अंदर आपका पर्सनल डाटा भी है, और उसमें मतलब आप उनको यूज़ कर रहे हैं, और एक वक्त में एक कार्ड से आप 3-4 बैंकों को लॉगिन करके और काम चला सकते हैं। देन बाहर की दुनिया में जो चीज़ चल रही है, आइरिस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड, ये आपके मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हिसाब से, आपके समटाइम थंबनेल के हिसाब से, समटाइम आपके बॉडी के किसी और वेरिएबल के हिसाब से, ये वो कार्ड्स हैं जिस कार्ड में सब कुछ है आपका। तो सम टाइम आपने कार्ड जेब में डाला हुआ और आप एक जगह से गुजरे तो वहीं से आपका लॉगिन भी हो गया, वहीं से आपका चेक इन भी हो गया। आप एक जगह पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने सारा कुछ करने के बाद कहा हाँ जी बिल दे, आपने उनसे कहा मशीन दिखाओ, मशीन उन्होंने दिखाई, आपने अंगूठा लगाया, बिल पे हो गया। ठीक, ऐसे ही है। तो अब ये चीज़ ऐसी है जो इस वक्त इंट्रोडक्शन में है। तो अब देखना ये है कि हमारी प्रोडक्ट कौन से फेज़ में और किस फेज़ के ऊपर हमें क्या काम करना है। तो सवाल ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ में हो तो क्या करना चाहिए उसके साथ? उस पर इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें जी, उसकी क्वांटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशंस करें, उसमें क्वालिटी पे काम करें। मार्केटिंग के साथ क्या करें? मार्केटिंग करें। क्या मार्केटिंग करें? लोगों को अवेयर कराएं इस प्रोडक्ट के बारे में। अवेयर तो इंट्रोडक्शन वाले फेज़ में था, इस वक्त क्या करें? इस वक्त परसुएड करें, मार्केट का शेयर छीनने की कोशिश करें, बताएं कि हम बेस्ट हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करें, ऐसी प्राइसिंग की तरफ जाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैल सकें, कम से कम पैसे चार्ज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप। इसका मतलब है कि हर फेज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। मुझे कॉस्ट बताते हैं, पहले फेज़ में कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी। क्यों? उस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? रिसर्च की, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की, प्रोडक्ट फेलियर की कॉस्ट, इंस्पेक्शन के मसले, इंस्टॉलेशन के मसले। तो शुरू में सारा काम आपको बहुत ज़्यादा हाई। ग्रोथ में आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होना शुरू हो जाएगी। लग अभी भी रही होगी, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ़ यूनिट स्प्रेड हो रहे होंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। इस दौरान किस किस तरह की कॉस्टें हो रही होंगी? एडवर्टीजमेंट अबाउट के परसुएड कर रहे हैं आप लोगों को, नए से नए प्रोडक्ट बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए आप खर्चे कर रहे होंगे, फैक्ट्रियाँ अपग्रेड कर रहे होंगे, गोदाम अपग्रेड कर रहे होंगे, इस तरह के खर्चे होंगे। मैच्योरिटी में किस तरह के खर्चे होंगे? प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए खर्चे हो रहे होंगे, मार्केट के हिसाब से चले, मार्केटिंग इस लेवल पे करें कि सबको हो कि हाँ भाई हमारी प्रोडक्ट बड़ी कमाल है। और स्टाफ वगैरह पे भी काम करेंगे, उन्होंने भी हमारी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है प्रोफेशनल लेवल पे। एक भाई ने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ नज़र आई थी, यहाँ क्यों कर रहे हैं रिसर्च? ये नीचे ना गिर जाए, इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए भी यहाँ रिसर्च चाहिए। मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये लोगों की नीड रहे। तो इस वक्त होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यहाँ था, क्योंकि उधर तो आप एक नए आइडिया पे काम कर रहे थे। अब आइडिया आपके पास है, चीज़ आपके पास है, अब आप उसकी अल्टरनेट यूज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ चल सकती है, ये किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। डिक्लाइन में किस तरह के खर्चे होंगे? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो रही है, नंबर ऑफ़ यूनिट कम हो रहे हैं, जबकि खर्चे आपके उसी तरह से हो रहे हैं। और जो स्टाफ आपने रखा हुआ है, अभी स्टाफ तो नहीं निकाला, और स्टाफ की तो आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो आपके ओवरहेड्स बढ़े हुए हैं, जबकि आपकी सेल्स कम है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी जी। और इसको बचाने के लिए, वापस पीछे जाने के लिए, रोकने के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ रही होगी। अब यहाँ पे हो सकता है आप सोच लें कि यार ये डॉग है, इस पे मैं मज़ीद मत पैसा लगाऊं। तो अगर आप गौर से देखें तो समहाउ दोनों स्ट्रेटजीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। गौर से देखिए तो मैच्योरिटी तकरीबन कैश कॉई तो है, डिक्लाइन डॉग है, ग्रोथ स्टार है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मार्क है तकरीबन। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा दोनों स्ट्रेटजीज एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं, कहने का मतलब है कि आप सोचने के हवाले से इस तरह से सोच सकते हैं।
अच्छा, सेल्स के साथ क्या हो रहा होगा ओवर द इंट्रोडक्शन में? सेल्स कम होंगी, ग्रोथ में तेज़ी से शूट कर रही होंगी, मैच्योरिटी में एक खास जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाएंगी, डिक्लाइन में नीचे की तरफ आ जाएंगी। कंपेटिटर्स हर फेज़ में, इंट्रोडक्शन के फेज़ में कंपेटिटर्स कितने होंगे? कम होंगे। ग्रोथ के फेज़ में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मैच्योरिटी में पीक कंपटीशन होगा, फुल लड़ाई चल रही होगी, और डिक्लाइन में फिर से कम होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उस मार्केट से निकल रहे होंगे। तो समटाइम कुछ बिजनेस सारों के निकलने के बाद अकेले रुक जाते हैं। स्कैन्स ACCA, पूरे पाकिस्तान के ACCA के स्टूडेंट्स का 95% से ज़्यादा स्कैन्स लाहौर पढ़ाता है खाली। सारी मार्केट को खा गए, सारे एक एक करके निकलते चले गए, ये रोके रहे। अब समहाउ कहीं ना कहीं लाहौर में हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ACCA करना है। और जब सारे कॉलेजेस ने सोचा कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे सिर्फ खर्चा होता है, बिला वजह की आवाजारी होती है, कमरे AC बिजली फलाना फलाना, सब आहिस्ता आहिस्ता डॉग बना बना के उसको निकालते गए, ये अकेले उस मार्केट के किंग बन गए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, सबसे अच्छा, मतलब CA के सारे कॉलेजेस का कैफ का प्रॉफिट मिला के ऐड कर लें तो सिर्फ एक बिल्डिंग के ACCA उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये भी स्ट्रेटेजी है कि आप वहाँ खेलें जहाँ से लोग भाग रहे हैं, कि सबके सब निकल रहे हैं। कोविड में क्या हुआ, सारे के सारे डर डर के अपने अपने गांव शिफ्ट हो रहे थे, छोड़ रहे थे, सारा कुछ दुनिया से बाजार हो रहे थे, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के पैसे कैश में इकट्ठे कर रहे थे कि बीमारी पे लग जाए फलाना। कुछ लोग उस वक्त ज़मीनें खरीद रहे थे, उन्होंने कहा इस वक्त सारे रुल रहे हैं ज़मीनें खरीदो। तो कुछ लोगों ने उन्हें एहसास दिलाया कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा मौत तो ना खरीद के भी आई जानी है और ख़रीद के भी आ जानी है, तो बंदा थोड़ा अमीर होकर मर जाए। तो कहने का मतलब है कि वो उस वक्त रिवर्स चल रहे थे। तो सम टाइम लोग ऐसा करते हैं, एक शेयर मुसलसल नीचे की तरफ गिर रहा होता है और अचानक से एक कंपनी उसमें बाइंग शुरू कर देती है। तो कुछ लोग इस तरह से भी खेलते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं ना, ये जो बताती हैं कॉमन गाइडेंस है, लेकिन सम बिजनेसेस जो है इसके ऑपोजिट चल के भी बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं। बात समझ आई? क्या आपको अलग अलग तरह के फीचर समझ आ रहे हैं? तो मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है इसमें, जिसमें ये फीचर्स दिए हुए हैं लेफ़्ट पे, और यहाँ पे उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि सेल्स यहाँ लो है, यहाँ रैपिडली राइज हो रही है, यहाँ पीक पे और यहाँ डिक्लाइन पे है, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हाई है, यहाँ एवरेज है, यहाँ लो है और यहाँ अभी लो है लेकिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट इंट्रोडक्शन में नेगेटिव है, आगे राइजिंग है, फिर हाई प्रॉफिट है, फिर डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। कस्टमर किस तरह के आएंगे? इस वक्त आएंगे इनोवेटर किस्म के कस्टमर, वो शशके मशके वाले, वो बच्चे जिन्होंने ज़रा शो मारनी है, जिनको है कि हमने नई चीज़ खरीदनी होती है। फिर आएंगे अर्ली अडॉप्टर, जो एक प्रोडक्ट में शुरू में लोग आके शामिल हो जाते हैं, उतना शुरू नहीं, बिल्कुल ही अर्ली अडॉप्टर वाला। मिडिल मेजॉरिटी, दरमियान की मेजॉरिटी, और फिर आते हैं लैगर्ड्स। लैगर्ड्स क्या लाते हैं? वो लोग जो कि ठंडे हैं, वो जब फैशन जब ख़त्म हो जाता है ना, वो कहते हैं चलो हम भी ये वाला कोट पहनना शुरू कर देते हैं, देखें तो सही कैसा लगता है। सस्ता भी हो जाता है और दूसरा उन्हें समझ आ गई होती है कि ये प्रोडक्ट अब चल गई है, बड़ी देर से समझ आती है। तो अगेन आपको उन लोगों के जज्बात नहीं समझ आते क्योंकि आप लोग इस एज में जिसमें इनोवेटर और अर्ली अडॉप्टर। दूसरा, आपको पैसे कहीं और से मिलते हैं। जो अपने पैसे खुद लगाता है वो बड़े ध्यान से सोच के समझ के लगाता है। तो कस्टमर्स के साथ क्या होता है, कंपेटिटर्स के साथ क्या होता है, इस फेज में आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट अवेयरनेस और ट्रायल। इस फेज में ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट का शेयर जल्दी से जल्दी मैं खा जाऊं, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और मेरा शेयर कोई ना तोड़े, मैं डिफेंड करूं अपना शेयर, और इसमें एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें एंड मिल्क द ब्रांड। समझ आता है कि उसमें से जितना निकलता है निकाला जाए। कॉस्ट इन्वॉल्व कौन सी है? अच्छा, प्रोडक्ट में यहाँ बेसिक प्रोडक्ट होगी, यहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंशन करके नई चीज़ें लेके आएंगे, या आप पीक पे हैं तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे, आप उसके शक्ल वगैरह इस तरह से बार बार चेंज करके लोगों को दिखाएंगे, और यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें से माइनस करते करते प्रोडक्ट को अपने मार्केट से निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। प्राइस के साथ क्या होगा? यहाँ कॉस्ट प्लस चल रही होगी कि अच्छा ठीक है, हमारा इतना खर्चा है, हम इसके ऊपर इतनी प्राइस लेंगे, लेकिन आगे जाके प्राइस पेनिट्रेशन करनी पड़ेगी। प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है? कम कर देते हैं आप मार्केट में, या फिर स्किमिंग होती है कि आप कुछ लोगों से ज़्यादा चार्ज कर लें और कुछ से आप लो प्राइस। तो क्या होता है कि आप कहते हैं जी ये वाली हमारी प्राइस है, महीने के लिए वो प्राइस ली, जो ऊपर वाले बेवकूफ़ हैं पहले वो बन गए, फिर आपने प्राइस गिरा दी।
मोटो रेजर एक मोबाइल आया था मोटरोला का, अपने ज़माने का सबसे स्लिम मोबाइल होता था। उस वक्त चलते थे वो मोटे वाले तगड़े हथौड़ा किस्म के मोबाइल्स। तो वो अचानक से एक बड़ा स्लिम सा मोबाइल आया जो ऐसे करके ओपन होता था। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग प्राइस रखी 28,000 और उसको एक स्टेटस सिंबल बना दिया। उस ज़माने में 28,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो 28,000 का रखा, स्टेटस सिंबल बन गया। फ़ौरन से बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऊपर के सारा कम्युनिटी उसमें गई और वो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि हाँ भाई ये मोबाइल। जब उन्हें समझ आ गया कि ऊपर वाले सारे हमने कंज्यूम कर लिया, अब इसमें मज़ीद कुछ नहीं आना, कुछ सवा महीने बाद उन्होंने अचानक से कहा कि हम अपनी प्रमोशन के लिए अपनी प्रोडक्ट 50% पे लेके जा रहे हैं। उसको 14,000 पे कर दिया। फिर गरीब भी उसमें घुस गए। वो सारे जो हर वक्त देख देख के जलते थे कि ये बड़ा प्यारा मोबाइल है लेकिन ये मेरे बजट में नहीं आता। तो ये स्किमिंग होती है कि पहले आप ऊपर वाले बेवकूफ़ों को स्किम कर लेते हैं। स्किम होता है मिल्क के ऊपर से मलाई उतारना। तो स्किमिंग है कि पहले आप ऊपर के बेवकूफ़ उतार लें, फिर अंदर जो है उसमें जितना आप खा सकते हैं उस तरह से। तो ये इस तरह से किया जाता है। हमें इसमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल KFC अपनी प्राइसेस कम करता है और मिडिल क्लास या गरीब तबका वहाँ पे जाने लगता है। एलीट्स अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो वो छोड़ देंगे। ऐसे ही है। कॉमन हो जाएगी ना कि वो अब यही चक्कर है कि एलीट को एक आध दफ़ा तो नहीं समझ आएगी, उसके बाद कहेंगे कि नहीं यार भाई मोटरोला का मोबाइल आइंदा नहीं लेना, बड़ी जलालत हुई थी। तो ये एक आध दफ़ा चलती है, ज़्यादा नहीं चलती। तो ये अपने हर के हिसाब से सोचना होता है। देन प्राइस टू मैच और बीट कंपेटिटर। यहाँ क्या प्राइसिंग हो रही होगी कंपेटिटर के मुकाबले की, यहाँ प्राइस कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एनालिसिस दिए हुए हैं कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, प्रमोशन के साथ क्या कर रहे हैं। तो दिस कैन हैपन के पेपर में एक सवाल आया कि एक प्रोडक्ट है वो अपने मैच्योरिटी फेज़ में और एक डिक्लाइन फेज़ में, बताओ उसके कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, बताओ उस पर मार्केटिंग किस तरह की हो रही होगी। और ज़रूरी नहीं कि आप इस सबको याद करें। अगर कुछ याद करना है तो वो 4 अल्फाज जो इसने बताए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अगर कुछ याद रखना है तो ये समझना है कि ये कौन से फेज़ हैं और इस फेज़ में क्या हो रहा होता है। अब जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि देखिए हमारी कोई प्रोडक्ट किसी फेज़ में होगी, कोई प्रोडक्ट किसी फेज़ में होगी। क्या है बेनिफिट्स? हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान होगी कि हाँ भाई हमने मैच्योरिटी पे कितना इन्वेस्ट करना है, इंट्रोडक्शन वाली प्रोडक्ट पे कितना इन्वेस्ट करना है, कॉस्ट मैनेज कर सकेंगे। हमारा मेन मकसद प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, जो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा, सेगमेंटेशन हो जाएगी ना, इस पे ऐसा काम करूँ, इस पे ऐसा काम करूँ, इस पे ऐसा। और हमें ये रियल कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है इस मार्केट में इसको लॉन्च करें, इस मार्केट में इसको लॉन्च करें। हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट किस मार्केट में लेके जानी चाहिए और किस किस प्रोडक्ट के साथ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। और कब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो पता चलेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है वो समझ आ जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी हर प्रोडक्ट को लेके बस खुद ही सोचते रहते हैं क्या करें, तो उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा एनालाइज कर लें कि वो कौन से फेज़ में। एक दफ़ा इस मॉडल को देख लें तो थोड़ा सा समझ आ जाए कि हाँ भाई ये जो इंट्रोडक्शन फेज़ है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैच्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट। अगेन ये परफेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है। किताब क्या कहती है? वो कहते हैं पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र आ जाएगी, उसकी मेजर डेवलपमेंट से पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या करना है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट जो है आप उनको फारिग कर सकते हैं अगर आपको शुरू में समझ आ जाए कि अगर एक प्रोडक्ट वैसे बिहेव नहीं कर रही जैसे क्लासिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जो चार्ट है ये इस तरह से करता है। कॉस्ट कटिंग पे काम कर सकते हैं, प्राइसिंग पे काम कर सकते हैं, कौन से को कितना प्रोडक्ट को मार्केट करना है, किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नज़र आ रही है इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? ये बड़ा मुश्किल है ये सेग्रीगेट करना कि हमारी प्रोडक्ट इस वक्त इंट्रोडक्शन से ग्रोथ तक पहुंची है या अभी इंट्रोडक्शन के एंड पे है या ग्रोथ के स्टार्ट पे है। कट ऑफ पॉइंट इतना आसान नहीं है कि यहाँ से उधर किस तरह से। और ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट किसी ख़ास मार्केट में डिक्लाइन में हो और हमारी ही प्रोडक्ट किसी और ख़ास मार्केट में ग्रोथ पे हो। लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ग्रो करे। हमने तो ये बता दिया है कि हमेशा ऐसे होगा, साइकिल फिर यूं पर जाएगा। बहुत सारी कंपनियां इतनी सारी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, बेचारी शुरू में 2-3 साल में पिट के बंद भी हो जाती हैं। और इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलता इस एनालिसिस से। ग्रोथ को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे शायद ये लाइफ साइकिल चले ही ना। आटा हमेशा से चल रहा है,
हाँ, लेकिन आटे की कैटेगरीज बदल गई। ठीक है, हमेशा से एक तरह का आटा चलता था, अब आटे में कई कैटेगरीज आ गई। पानी लोग हमेशा से पिया करते थे नलके का, अब पानी के अंदर अलग अलग तरह के ब्रांड्स आ गए। तो सम टाइम कुछ ऐसी नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिस पे सारी चीज़ें काम नहीं करती, थोड़ी बहुत आप उसके अंदर चीज़ों को असेस कर सकते हैं। और सर उस मार्केट को भी काफ़ी जंक फूड वगैरह इस तरह की चीज़ों ने काफ़ी इफेक्ट किया हुआ है। हम किससे कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट मार्केट जी, अब अगेन बात ये है कि चूँकि एक मार्केट है और उस मार्केट को टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन चूँकि आटा एक बुनियादी नीड है, सबकी है, तो आटे की शक्ल बदल सकती है, केजीज बदल सकते हैं, ज़्यादा रिफाइन हो सकता है, थोड़ा साफ़ हो सकता है, सफ़ेद रंग किया हुआ हो सकता है, लेकिन रहेगा वो आटा। तो उस प्रोडक्ट के अंदर डिफ्रेंसिएशन ऐड करके शायद आप उसमें से नई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल निकालें, लेकिन जो कॉमन प्रोडक्ट ऑफ आटा है उसने एक ही तरह के फेस से गुजरना है। हाँ, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो सकता है अचानक से उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो बहुत ही महंगा हो जाए। जी, मार्केट की कैटेगराइजेशन में इशू हो सकते हैं, जैसे आपने आटे वाली बात। मार्केट की कैटेगराइजेशन का भी इशू हो सकता है कि आपको मार्केट को कई दफ़ा समझने में भी मुश्किल हो सकती है। आपको लग रहा है मेरी प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ पे है, पता लगा मार्केट बहुत तेज़ थी तो आपको एवं ही लगा कि आप ग्रोथ पे हैं, जबकि आप ग्रोथ पे नहीं थे। इस पॉइंट के लिए ना समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब है पहले अपनी प्रोडक्ट को समझना होगा, फिर मार्केट को बहुत अच्छा समझना होगा, तब जाके आप ये वाले जो चीज़ है इसको कवर कर सकेंगे। सर लैक ऑफ गाइडेंस है, क्योंकि आप ये इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा बेस करते हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस हमें नहीं मिलती, और ये कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इतने सारे क्रिटिसिज्म किए, किताब में मौजूद नहीं था, मेरा दिल नहीं भरा, मैंने ट्विटर नोट दे दिया। रेलिवेंट ओनली फॉर प्रोडक्ट्स वेयर कंज्यूमर डिमांड इज़ हाई, उनमें है, बाकी प्रोडक्ट्स में उस तरह से नहीं है। अंडरलाइंग स्टेज ऑफ PLC इज डिटरमाइंड बाय मार्केटिंग एक्शंस। समटाइम मार्केटिंग के एक्शन से जो है वो आप इसको लेके चल रहे होते हैं, और समटाइम आप खुद सोचते हैं कि मेरी प्रोडक्ट ग्रोथ पे है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी रिसर्च, आपकी वर्किंग ये कहती है। हो सकता है मार्केट वालों की नज़र में वो ग्रोथ पे ना हो। स्टेजेस इतना आसान नहीं है डिफाइन करना। डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिसीजन से शायद आप ही की एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चेंज हो जाए। शायद हमारे इदारे के बड़े सोचें कि अब हम फलाना तरह से काम करेंगे, तो हो सकता है उससे मेरा ये लाइफ साइकिल सारा तबाह हो जाए और ये सारी स्ट्रेटजीज़ का कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि हम किसी और तरह से सोच रहे हैं। तो अब वही सवाल मैं फिर से रिपीट करूँगा जो मैंने एक दिन पहले पूछा था, कब मार्केट में एंटर होना चाहिए? आपकी प्रोडक्ट डिसाइड आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, हमारे सोर्सेज रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, हमारे स्किल सेट पे डिपेंड करता है, हम रिस्क कितना लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो किस वक्त एंटर हो? अगर हम एंटरप्रेन्योरल हैं तो शुरू में एंटर हो जाएं और शुरू के ही बेनिफिट ले लें। थोड़े से डरपोक हैं तो एक दफ़ा एक प्रोडक्ट को सामने आने दें, चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आए, लोग ख़रीदना शुरू करें, फ़ौरन से घुस जाएं। ठीक है, मैच्योरिटी फेज़ में घुसना थोड़ा मुश्किल है, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट पर यूनिट भी बहुत कम हुई होगी, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, राइवलरी भी ज़्यादा होगी। तो मैच्योरिटी फेज़ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैच्योरिटी बहुत देर तक रहनी है तो फिर घुस जाना चाहिए। डिक्लाइन फेज़ में क्या करें? रिस्की है। डिक्लाइन फेज़ में बेहतर है कि ना एंटर हो। अगर एंटर हुए हुए हैं तो देखें कि क्या हमें निकला जा सकता है, और अगेन अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है कि कौन से फेज़ में हमारी एंट्री या किस तरह से है। तो यही वाली बातें अब आप जब दोबारा से पढ़ेंगे ना तो वो ज़रा ज़्यादा सेंस करेंगे। जी जी, इन्होंने कहा रिसोर्सेज पे बहुत डिपेंड करता है। असल में अभी हम लोगों ने MFA में मैनेजरियल पोर्शन में ना कहानी का एक रुख देखा है। हम थ्रू आउट क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन कैसा है, मार्केट ग्रो कर रही है नहीं कर रही, आपका मार्केट में शेयर कितना है, आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट बाहर का एनालिसिस। अपने आप को भी, जब अपने आप को भी देखना है तो बाहर की नज़र से देखा है। भाई डॉग, मैंने उस प्रोडक्ट को कहा जिसमें मार्केट का शेयर स्लो हो गया है, मतलब मार्केट की ग्रोथ स्लो हो गई है, और मेरा इन कंपैरिजन टू कंपेटिटर शेयर कम है। तो ये जितना भी चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने मार्केट को सोचना है। इससे अगली गेम है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में दो डायमेंशन होती है। नंबर 1 आप कंपटीशन को देखते हैं और नंबर 2 आप अपनी एनवायरनमेंट को देखते हैं।
जिसमें आते हैं आपके पेस्टल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। उन पेस्टल फैक्टर्स के ऊपर 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन एक्सटर्नल एनालिसिस का जो कंपटीशन वाला पोर्शन है वो हमने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि समझा। इस पेपर में पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है, इसको लॉ की तरह रटे नहीं मारना है। हाँ, जो मॉडल आ जाए जहाँ कहीं, तो वो मॉडल का क्या नाम है, जैसे ये क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC कहलाता है। इसमें क्या है, 4 फेजेज़ हैं। ये 4 फेजेस की हेडिंग पता है, उसके नीचे आप फीचर अपने थोड़े बहुत अपने अल्फाज से आगे पीछे कर सकते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस, जी ये मॉडल है, इसमें 5 फोर्सेस हैं, 5 फोर्सेस के ये नाम हैं। याद है पेपर में कितनी तरह के सवाल आ सकते हैं, 5 तरह के। एक सवाल सीधा सीधा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बता दो, आप बता देंगे। बता दो क्या लिमिटेशंस आती हैं फलाना वाले मॉडल में, फलाना चीज़ में क्या है। तो एक तो सीधा सीधा सवाल है, आपने जवाब दे दिया। एक वो आपको सिचुएशन दी, सिचुएशन में उन्होंने 1-2 पैराग्राफ बताए और उन्होंने कहा फलाना वाले मॉडल में से इन 2 में क्या क्या एप्लीकेबल है। तो आप कहेंगे भाई ये वाली पहली वाली जो प्रोडक्ट है ना, जो आपने बताई हैं निशानियाँ, ये मैच्योरिटी फेज़ में है और इसके साथ हम ऐसा करेंगे। अच्छा, जो आपने दूसरी बताई है ये इंट्रोडक्शन फेज़ में है, इसके साथ हम ऐसा करेंगे। तो एक सवाल इस तरह का आ सकता है कि आपको 1-2 पैराग्राफ देके और आपसे किसी भी मॉडल के बीच की कुछ बात पूछ ली जाए। एक फुल फ्लेज सवाल आ सकता है कि कंपनी को उन्होंने बता दिया इस कंपनी की इतनी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, वैसे कर रही है, वैसे कर रही है। ज़रा बताओ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से तुम इनकी प्रोडक्ट को कैसे कैसे क्लासीफाई करोगे। बताओ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मुताबिक इसमें से इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी वगैरह के फेज़ में क्या है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हमें मॉडल समझ आया है, लॉजिकली हमें समझ आया है, तो वो जो लॉजिकल सवाल है हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो MFA में मैनेजरियल पोर्शन में अगर क्रैम कुछ करना है तो वो मॉडल्स के नाम और उसके अंदर के मेन फीचर्स। जी जी जी, अगर 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो 10 नंबर का आ जाए तो इसमें इतना डाटा नहीं लिखा हुआ, ये आपको लग रहा है, आपने अपने रजिस्टर पे ही लिख के देखा है। सबसे पहले आप 5 हेडिंग्स देंगे, आधा नंबर हेडिंग का मिल जाएगा, 2.5 नंबर आपके पास आ गए। 7.5 नंबर है जो कि 5 एरियाज में डिवाइड होने हैं। तो किसी एक एरिया के कितने नंबर है, 1.5 नंबर के लिए अगर आप 6 लाइनें लिखते हैं, 5 लाइनें लिखते हैं तो ये कम है। ये देखने में कम लग रहा होता है, जब लिखने बैठे तो लग समझ जाती है। जी, ये सिर्फ धोखा है, ये जो है ना, ये किताब पे आपको जो है वो इस तरह से करके। जी, सवाल क्या सिनेरियो बेस्ड आता है, सवाल 5 तरह का आता है। ये मैंने पहले दिन बात की थी, अगर आप में से किसी का पहले दिन का लेक्चर मिस हुआ है, उस दिन मैंने बाकायदा कैटेगरी वाइज बताया था कि किस किस तरह के इसमें सवाल आ रहे होते हैं। तो अब आप लोग अपने पहले क्यूट से खूबसूरत से टेस्ट के लिए तैयार हैं। लॉजिकली आपको समझ आ गया है, रट्टा कुछ मारना नहीं है। कल सवाल अचानक से सामने आने हैं, आपका सर घूम जाना है और आपने उसके साथ लड़ना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आप उससे लड़ेंगे तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, मेरे से टेस्ट क्यों नहीं हुआ। फिर आप इसके क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और क्वेश्चन बैंक में पहली प्रेफरेंस कौन से 2 तरह के सवाल है। एक MFA इटसेल्फ की ICAP के सवाल, अगर किताब दिखाएं तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 7 के आपके पास तूफानी नंबर ऑफ सवाल है। पैंतीस सवाल हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपने करना क्या है, पेज 13 पे लिखा नजर आ रहा है पास पेपर ऑफ MFA कैफ 06। इसी पेपर के ICAP ने जो पिछली 1-2 अटेम्प्ट्स में सवाल पूछे इस चैप्टर के, तो सवाल नंबर 33, 34 और 35 एग्जैक्टली वो सवाल हैं जो इस चैप्टर के आपके ICAP ने MFA के एग्जाम में ही पूछे। ये सबसे पहली प्रेफरेंस है कि एक चैप्टर करने के बाद क्या मुझे ये समझ आ रहा है कि ICAP इस चैप्टर से जो बना रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा। देन सेकंड कैटेगरी आपकी बनेगी BMBS के सवाल। आप अगर देखिए तो पहले 2 सवाल उनके ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर ऑफ BMBS। ये कैफ का पेपर होता था। 2 पेपरों से ज़्यादा डाटा उठा है, कैफ और CFAP वाला जो पेपर है वो ज़रा ज़्यादा भारी पेपर है, उसका सवाल ज़रा ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है।
पहले आपने MFA और BMBS की प्रैक्टिस की, हो गया। अब आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, तो आपकी जो अगली कैटेगरी है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट फॉर MFA, पेज नंबर 10 पे नज़र आ रहा होगा। तो ज़्यादातर चैप्टर्स के एंड पे ना ये 3-4 कैटेगरी बनी हुई है। MFA के सवाल, पुराने BMBS कैफ के पेपर के सवाल, BMS पुराना CFAP का सवाल, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ICAP ने अपनी किताब में एडिशनली दिए हैं। तो अब आपकी प्रेफरेंस क्या है कि पहले MFA एंड BMBS के सवाल देखने, ये हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मैं अपने लेवल पे तो कामयाब हूँ। थोड़ा सा नए सवाल देखने हैं, ऐसे सवाल जो कि ICAP ने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो चला जाना ICAP पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। वो अगर हो गए तो इसका मतलब है यस, मैं एक एडवांस मतलब एवरेज लेवल से ऊपर हाई लेवल पे मैंने अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने तूफ़ानी तैयारी कर ली, अब सवाल किसी भी तरह का आ जाए मैं तो बेड़ा गर्क कर दूंगा उसका, तो फिर घुस जाना है BMS के सवालों में। तो वहाँ पे फिर आप अंदाज़ा होगा कि शायद इतना हैवी चैलेंज नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है इतना अंदाज़ा ना हो, क्योंकि आप में और BMS के स्टूडेंट में सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है। पता नहीं आप समझे या नहीं। 6 महीने बाद बाय डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह अगर आप पेपर अपने क्लियर कर लेते हैं तो आप फाइनल के स्टूडेंट, और फाइनल में शुरू में जो पेपर उठता है उनमें से एक BMS है जिसका नया नाम SPM है। तो टेक्निकली ऐसा नहीं है कि BMS का सवाल बिल्कुल माफूकुल फितरत होगा और आप कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल सवाल है। होगा, मैच्योर होगा, लेकिन आप लोग भी कम मैच्योर नहीं है। नहीं हो रहा तो इस पे परेशान नहीं होना कि ये क्या हुआ, लेकिन उसको चैलेंजिंग क्वेश्चन समझ के अटेम्प्ट करना है, तब जब आपकी पिछली 3 कैटेगरीज पे टिक लगा हो। तो किताब में डाटा सारा है, लेकिन ये डाटा आपको परेशान करने के लिए नहीं है। पता लगे उसके भारी भारी सवाल देख के आप परेशान नहीं हो रहा, कहें मेरे से तो नहीं हो रहा MFA, लेकिन एडवांस प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। साथ साथ हम आपसे टेस्ट भी लेते रहेंगे, तो टेस्टों के अंदर भी हम कुछ सवाल आपको दे रहे होंगे, तो ओवरऑल आपका मज़ेदार जर्नी रहेगा इंशाल्लाह। तो कल आप लोगों की पहला ऐसा दिन जब मेरी क्लास नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे, मेरे से महफूज रह सकेंगे, तो आपने फिर मुझे बताना है कि आपका दिन कैसा गुजरा और आपने कितना इसको एंजॉय किया। तो अभी हम शुरू में अल्टरनेट सैटरडेज पे टेस्ट को लेके जा रहे होंगे, फिर आगे चल के देखेंगे कि हमारा कितनी कोर्स कवरेज रह गई है और आपका वो वाला पोर्शन कितना तेज़ चल रहा है। जब फाइनेंस तेज़ हो जाता है तो फिर इधर ज़रा लोग थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। तो इससे पहले कि फाइनेंस वाले सर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के बहुत आगे तक पहुँचे, हमने अपनी मेन गेम ख़त्म कर देनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले थर्सडे आप लोगों से मुलाकात होती है, जब आप टेस्ट करके और